हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका। और आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, धातुकर्म, मेटलर्जी। तो देखिए धातुकर्म क्या है। धातुकर्म मेटलर्जी। देखिए प्रकृति में जितने भी तत्व हैं उनमें से अधिकांशतः ऐसे हैं जो संयुक्त अवस्था में मिलते हैं और कुछ तत्व ऐसे हैं जो मुक्त अवस्था में मिलते हैं। यानी तत्व संयुक्त अवस्था में भी मिल सकते हैं और मुक्त अवस्था में भी मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर तत्व जो होते हैं वो संयुक्त अवस्था में मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति में तत्व दो रूपों में मिलते हैं, दो रूपों में मिलते हैं। ठीक है, दो रूपों में मिलते हैं। और ये दो रूप कौन से? एक तो मुक्त अवस्था में यानी फ्री फॉर्म में, फ्री फॉर्म बोल सकते हो या फिर नेटिव फॉर्म बोल सकते हो, नेटिव फॉर्म। ठीक है, मुक्त अवस्था में मिलते हैं या तो, या फिर संयुक्त अवस्था में मिलते हैं। संयुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था का मतलब है कंपाउंड स्टेट में, कंपाउंड स्टेट। या तो मुक्त अवस्था में मिलेंगे नेटिव स्टेट में, या फिर संयुक्त अवस्था में मिलेंगे। लेकिन मुक्त अवस्था में मिले या संयुक्त अवस्था में मिले, इनके साथ कुछ अवांछनीय अशुद्धियां होती हैं। इनके साथ क्या होता है? कुछ अवांछनीय अशुद्धियां होती हैं, अवांछनीय अशुद्धियां होती हैं। ठीक है, अवांछनीय अशुद्धियां क्या हो सकती हैं? रेत हो सकती है ना, मिट्टी हो सकती है यानी सैंड हो सकती है, क्ले हो सकती है, कंकड़ हो सकते हैं, कंकड़ है ना, रॉक्स आदि, ये इनके साथ मिले हुए हो सकते हैं। ठीक है, ये जो मुक्त अवस्था में मिलते हैं, इन तत्वों के उदाहरण या तो उत्कृष्ट धातुएं हैं। इन तत्वों के उदाहरण क्या है? उत्कृष्ट धातुएं, जैसे सोना है। कौन है? सोना। चांदी, प्लेटिनम, Au, Ag, Pt, है ना। या इनके अलावा कार्बन है, सल्फर है, सल्फर है। इसके अलावा उत्कृष्ट धातु, उत्कृष्ट गैसें हैं, उत्कृष्ट गैसें हैं। ये सब उत्कृष्ट गैसें मतलब हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, ये सब तो मिलते हैं मुक्त अवस्था में। ठीक है, और शेष तत्व जो हैं वो कैसे मिलते हैं? संयुक्त अवस्था में। लेकिन मैंने क्या कहा? मुक्त अवस्था में मिले या संयुक्त अवस्था में मिले, मिलेंगे जब भी, तब हमेशा उनके साथ प्रकृति में जब भी हम इनको ढूंढेंगे ये या निकालेंगे, जैसे भूपरपट्टी से खोद कर निकाल रहे हैं, अर्थ क्रस्ट से, तो ये आपको अवांछनीय अशुद्धियों के साथ मिले हुए मिलेंगे। ठीक है, और अवांछनीय अशुद्धियों के साथ जब ये मिले हुए होते हैं, जिनको हम लोग भूपरपट्टी से खोद कर निकालते हैं यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह से खोद कर निकालते हैं, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज। अच्छा, ये जो तत्व होते हैं, ये तत्व धातु, अधातु, उपधातु कुछ भी हो सकते हैं, है ना। ये तत्व कैसे हो सकते हैं? धातु हो सकते हैं या अधातु हो सकते हैं या फिर उपधातु हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं? उपधातु। लेकिन ज्यादातर जो अधातु वगैरह होते हैं
ये ज्यादातर धातुओं के लिए लिया गया है शब्द धातु कर्म। क्यों? हालांकि इसमें कुछ अधातुएं भी हैं, लेकिन ज्यादातर अधातुएं जो होती हैं वो वायुमंडल से प्राप्त होती हैं। उनका मुख्य स्रोत क्या होता है? वायुमंडल। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इसके अलावा उत्कृष्ट गैसें हैं, ये सभी क्या है? हमें वायुमंडल से मुख्यतः प्राप्त होती हैं, इसलिए उनको खोद कर निकालने की जरूरत नहीं होती है। और धातु कर्म किसके लिए काम में लिया गया है? खोद कर निकाले जाने वाले तत्वों के लिए लिया गया है। तो धातु कर्म है क्या? बेसिकली धातु कर्म को समझने के लिए मैं क्या कह रहा हूं कि तत्व जो है वो दो अवस्थाओं में मिलते हैं, या तो मुक्त अवस्था में या संयुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था का मतलब अकेला, किसी दूसरे के साथ उसने यौगिक नहीं बनाया। संयुक्त अवस्था का मतलब किसी दूसरे तत्व के साथ उसने यौगिक बनाया है। जैसे आयरन की बात करें तो आयरन हेमेटाइट के रूप में मिलेगा Fe2O3। तो आयरन यहाँ ऑक्सीजन के साथ संयुक्त अवस्था में है। लेकिन वो मुक्त अवस्था में मिले या संयुक्त अवस्था में मिले, उसमें कुछ अवांछनीय अशुद्धियां मिली हुई होती हैं। ऐसी अशुद्धियां मिली हुई होती हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती है। तो जब ये मिले हुए होते हैं, यानी अशुद्धियां इनमें मिली हुई होती हैं, तो हम क्या कहते हैं? तत्व प्लस ये अवांछनीय अशुद्धियां, अवांछनीय अशुद्धियां, है ना? अवांछनीय अशुद्धियां। जब तत्व में अवांछनीय अशुद्धियां मिली हुई होती हैं, क्या मिली हुई होती हैं? अवांछनीय अशुद्धियां मिली हुई होती हैं, तो इस रूप में हम लोग क्या करते हैं? जमीन से खोद कर निकालते हैं, यानी भूपरपट्टी से खोद कर निकालते हैं। भूपरपट्टी से खोद कर निकालते हैं, भूपरपट्टी से खोद कर निकालते हैं। और इनकी जो खोदने की प्रक्रिया है उसको बोलते हैं खनन, माइनिंग। उसको क्या बोलते हैं? माइनिंग बोलते हैं। और इंजीनियरिंग में इस माइनिंग के नाम से एक अलग ब्रांच भी चलती है। माइनिंग में भी बहुत सारी चीजों की स्टडी की जाती है, ठीक है? तो भूपरपट्टी से खनन द्वारा प्राप्त होते हैं, भूपरपट्टी से खनन द्वारा प्राप्त होते हैं। और भूपरपट्टी से खनन द्वारा जिस रूप में प्राप्त होते हैं, जिस रूप में प्राप्त होते हैं, उस रूप को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। जिस रूप में प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। जिस रूप में प्राप्त होते हैं क्या कहलाता है? खनिज कहलाते हैं। तो ओर्स क्या है? खनिज क्या है? खनिज क्या है भाई? खनिज वह पदार्थ है जिसे खनन द्वारा प्राप्त किया जाता है और उसमें किसी तत्व की, किसी एक तत्व की अधिक मात्रा होती है, उसमें किसी एक तत्व की अधिक मात्रा होती है जो अवांछनीय अशुद्धियों के साथ मिली हुई होती है, ठीक है? अब देखिए, जितने भी खनिज होते हैं उन सभी से हमें तत्वों की प्राप्ति, या उन सभी से हम तत्वों का निष्कर्षण नहीं करते हैं। उन सभी से हम लोग क्या करते हैं? तत्वों का निष्कर्षण नहीं करते हैं। केवल कुछ खनिज हैं जिनसे तत्वों का निष्कर्षण किया जाता है। तो कौन से खनिजों से तत्व का निष्कर्षण किया जाएगा और कौन से खनिजों से नहीं किया जाएगा, ठीक है? ये देख लेते हैं। तो कौन से खनिज से तत्व का निष्कर्षण किया जाएगा? उस खनिज से तत्व का निष्कर्षण किया जाता है, उस खनिज को तत्व के निष्कर्षण के लिए चुना जाता है, तत्व के निष्कर्षण के लिए चुना जाता है, चुना जाता है। किसको चुना जाएगा? जिसके द्वारा, या यूं कह दूं एक बार, जिसके द्वारा धातु का निष्कर्षण रासायनिक रूप से संभव हो। अब रासायनिक रूप से संभव होने का मतलब क्या है? रासायनिक रूप से संभव होने का मतलब है कि उसके लिए डेल्टा जी का मान नेगेटिव होगा, यानी वह ऊष्मागतिकीय रूप से स्वतः प्रक्रम होगा। कैसा होगा? स्वतः प्रक्रम होगा। तो हम कह सकते हैं क्या? फर्स्ट पॉइंट तो जिसके द्वारा
तत्व का निष्कर्षण, तत्व का निष्कर्षण कैसा हो? रासायनिक रूप से संभव हो, रासायनिक दृष्टि से संभव हो, रासायनिक दृष्टि से संभव हो, सबसे पहली बात। ठीक है, रासायनिक दृष्टि से क्या होना चाहिए? संभव होना चाहिए। दूसरी बात, अगर रासायनिक दृष्टि से संभव है तो साथ में यह भी देखना पड़ेगा कि वह आर्थिक रूप से लाभदायक है या नहीं है। ऐसा नहीं हो कि 100 रुपए की धातु निकाल रहे हैं और 120 रुपए खर्चा हो रहा है। यानी आर्थिक रूप से क्या होना चाहिए? लाभदायक होना चाहिए। 100 रुपए की धातु निकाल रहे हैं तो 50 पैसे 1 रुपए का खर्चा ही होना चाहिए। मतलब क्या हुआ? प्रक्रम, धातु निष्कर्षण का जो प्रक्रम है या तत्व के निष्कर्षण का जो प्रक्रम है वो कैसा हो? आर्थिक रूप से लाभदायक हो। आर्थिक रूप से क्या हो? लाभदायक हो। आर्थिक रूप से लाभदायक हो या लाभप्रद हो। ठीक है, दूसरी बात यह है। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि हो सकता है रासायनिक रूप से संभव हो सकता है आर्थिक रूप से लाभप्रद हो, लेकिन ऐसा भी तो प्रक्रम हो सकता है जिसके दौरान विषैली गैसें निकलती हों, जनहानि का खतरा हो, है ना? इंसान मर जाए तो फिर उस धातु का निकाल के क्या करेगा? तो विषैली गैसें नहीं होनी चाहिए, यानी प्रदूषण रहित होना चाहिए। प्रक्रम कैसा होना चाहिए? प्रदूषण रहित हो। प्रक्रम कैसा हो? प्रदूषण रहित हो, प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाला ज्यादा नहीं हो, प्रदूषण रहित हो। कैसा हो भाई? प्रदूषण रहित हो। और जिस खनिज में ये गुण होंगे, जिस खनिज में ये सारे गुण होंगे, उसी खनिज को हम लोग क्या कह देते हैं? अयस्क कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अयस्क कह देते हैं। तो हम लिख लेते हैं कि इस प्रकार का खनिज, जिस अयस्क में इस प्रकार के सभी गुण होते हैं, इस प्रकार के सभी गुण होते हैं, सभी गुण मौजूद हों, क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? अयस्क कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि सारे के सारे खनिज अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन सारे अयस्क खनिज होते हैं। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? कई बार पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा नहीं है। तो सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, खनिज होते हैं। अयस्क को बोलते हैं ओर्स, है ना? अयस्क क्या होते हैं? ओर्स, ORE, और खनिज को बोलते हैं मिनरल। तो ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट इट्स वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, यानी इसका विपरीत कथन जो है वो असत्य है। सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ठीक है, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। अब ये तो बात हुई कि कौन खनिज होगा, कौन अयस्क होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि धातु का जो निष्कर्षण होता है, धातु का निष्कर्षण जो होता है, उसमें कौन कौन से सिद्धांत काम आते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स काम आती हैं, क्या प्रक्रिया होती है, उन सभी को मिलाकर क्या कहते हैं? उन सभी को मिलाकर कहते हैं मेटलर्जी, धातुकर्म। मेटलर्जी का मतलब मेटल से एलर्जी नहीं है। मेटलर्जी का मतलब क्या है? मेटलर्जी का मतलब क्या है? धातु, यानी ये कह दूं तत्व की बात कर रहे हैं वैसे तो हम लोग, लेकिन तत्व भी मोस्टली किस प्रकार के हैं? धातु। तो धातु के
खनन से लेकर शुद्धिकरण तक, शुद्धिकरण, शुद्धिकरण का मतलब शुद्ध अवस्था में धातु प्राप्त करना, शुद्धिकरण तक आवश्यक सभी प्रक्रियाएं, सभी प्रक्रियाएं तकनीक व सिद्धांतों को, सिद्धांतों को सम्मिलित रूप से, कलेक्टिवली, सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? धातु कर्म कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। ठीक है, धातु कर्म कहते हैं। अब धातु कर्म में कौन कौन से पद सम्मिलित होंगे, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि भूपरपटी पर तत्वों की उपलब्धता किस प्रकार होती है, यानी उनकी उपलब्धता का क्रम क्या होता है। तो एक चीज और हम देख लेते हैं, वो क्या है? भूपरपटी पर तत्वों की उपलब्धता का क्रम। भूपरपटी पर तत्वों की उपलब्धता का क्रम, उपलब्धता का क्रम। भूपरपटी पर तत्व किस क्रम में उपलब्ध होंगे, किस प्रकार उपलब्ध होंगे? भूपरपटी का मतलब है अर्थ क्रस्ट, यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह, अर्थ क्रस्ट। इसमें सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन उपस्थित होता है। कौन उपस्थित होता है? ऑक्सीजन। ये लीजिए, सर्वाधिक 1 नंबर पर आता है इसमें ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लगभग 46% होता है। लगभग कितना होता है द्रव्यमान के अनुसार? 46%। ठीक है। सेकंड नंबर पर आता है सिलिकॉन। सेकंड नंबर पर कौन आता है? सिलिकॉन। थर्ड पर आता है एल्यूमिनियम। कौन आता है? एल्यूमिनियम। फोर्थ पर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन होता है लगभग 29%, एल्यूमिनियम होता है लगभग 8.3% के लगभग। इसके बाद होता है आयरन। अब इनके बाद आपको परसेंट ध्यान रखने की भी जरूरत नहीं, हालांकि परसेंट इनकी भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्रम ध्यान होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम। ये लीजिए, सोडियम 7 नंबर पर और पोटेशियम 8 नंबर। अब आपको क्या करना है? आपको सारे याद रहे तो बहुत अच्छा, नहीं तो 4 तो याद होने ही चाहिए शुरू के। ठीक है। पोटेशियम। ऑक्सीजन भूपरपटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और ऑक्सीजन और सिलिकॉन को तो देखो याद रखने का तरीका सीधा सा है। भूपरपटी का मतलब क्या है? पृथ्वी की ऊपरी सतह में सबसे ज्यादा क्या है? मिट्टी। मिट्टी यानी रेत। फॉर्मूला क्या है? SiO2। SiO2, 1 सिलिकॉन के साथ 2 ऑक्सीजन। तो सर्वाधिक मात्रा में मिट्टी है, सर्वाधिक मात्रा में SiO2 है, और SiO2 में भी ज्यादा कौन है? ऑक्सीजन। इसलिए 1 नंबर पर होगा ऑक्सीजन और 2 नंबर पर होगा सिलिकॉन। अब पूछा यह जाता है, कभी कभार प्रश्न पूछ लिया जाता है, और प्रश्न क्या है? ये इस तरह से पूछा जाता है कि 1 नंबर पर पाए जाने वाला धातु कौन सा होगा? 1 नंबर पर पाए जाने वाला धातु कौन सा होगा, यानी सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु। तो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है भैया? सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु वो है एल्यूमिनियम। कहां पर? भूपरपटी में। कहां पर? भूपरपटी में। भूपरपटी में सर्वाधिक मात्रा में
पाया जाने वाला धातु वो कौन है? वो है एल्यूमिनियम, क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर दोनों तो धातु है ही नहीं ना, ऑक्सीजन और सल्फर तो धातु है ही नहीं ना, तो कौन है? एल्यूमिनियम। कौन है भाई? एल्यूमिनियम है। ओके, ये ध्यान रखना है, 1 नंबर पर कौन होगा? एल्यूमिनियम। दूसरा, कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला संक्रमण धातु कौन सा है? तो आयरन। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला क्षारीय मृदा तत्व कैल्शियम। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला क्षार धातु सोडियम। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अधातु भी ऑक्सीजन। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला उपधातु कौन है? सिलिकॉन, है ना। तो ये कौन है? ये सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व भी है और अधातु भी है ना। ये सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन है? उपधातु। ये कौन है? सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु, पी ब्लॉक का तत्व, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पी ब्लॉक का तत्व। ठीक है। ये कौन? सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला संक्रमण धातु, संक्रमण धातु यानी डी ब्लॉक का तत्व। ये सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। ठीक है। और सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला क्षार धातु कौन है? सोडियम, क्षार धातु। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, याद रखना है ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अधातु और एल्यूमिनियम सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु। इसके बाद देखिए, धातु निष्कर्षण में सबसे पहले तो क्या करते हैं हम? ये चीज देखते हैं कि कौन सा अयस्क लेना है, यानी सबसे पहले अयस्क का चुनाव किया जाता है। उसके बाद हमें शुद्ध धातु चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले अयस्क का चुनाव करेंगे, उसका खनन करेंगे, उसके बाद उस अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को धीरे धीरे हटाना शुरू करेंगे। और हटाने के लिए अयस्क से अशुद्धियों को हटाने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सांद्रण, प्रसाधन या सज्जीकरण, ड्रेसिंग ऑफ ओर्स। ठीक है। जब अयस्क का सांद्रण हो जाता है, यानी उसमें से मोटी मोटी अशुद्धियां सारी हट जाती हैं, तो उसके बाद हम लोग उससे धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। और धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया में कौन कौन से पद सम्मिलित हैं, तो हम सारी चीजें यहाँ देखते हैं। धातु कर्म में कौन कौन से पद सम्मिलित हैं। ठीक है। तो धातु कर्म के पद, धातु कर्म के पद यानी धातु कर्म में कौन कौन से पद सम्मिलित हैं, इसके पद। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले अयस्क का चुनाव करेंगे। फर्स्ट काम हमारा क्या है? अयस्क का चुनाव, अयस्क का चुनाव। और अयस्क का चुनाव या चयन करेंगे तो कैसे करेंगे? इसकी हमने देख ली कंडीशंस, क्या क्या खास बात होनी चाहिए अयस्क की। उससे धातु का निष्कर्षण रासायनिक रूप से संभव हो, आर्थिक रूप से लाभदायक हो और प्रदूषण रहित हो। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे? खनन करेंगे। क्या करेंगे? खनन, यानी उसको खोदकर निकालेंगे। तीसरे स्टेप में जो अयस्क निकलेगा उसका हम करेंगे सांद्रण। क्या करेंगे? सांद्रण। तो हमारा काम, हम जो स्टडी करेंगे वो यहां से शुरू होगा। ठीक है। सांद्रण जो होता है अयस्क का सांद्रण, इसी को अयस्क का प्रसाधन भी कहते हैं। प्रसाधन का मतलब क्या है? अच्छा बनाना। प्रसाधन का मतलब क्या है? अच्छा बनाना। प्रसाधन शब्द जो है वो कॉस्मेटिक से बना हुआ है। इंग्लिश में कॉस्मेटिक शब्द आपने सुना होगा। तो कॉस्मेटिक किसके लिए है? सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर अयस्क को क्या करते हैं? उसमें से अशुद्धियां हटा देते हैं और उसको अच्छा बनाते हैं, तो इसको प्रसाधन कहते हैं। और इसी को सज्जीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सज्जीकरण, ड्रेसिंग। क्या कहते हैं भैया? ड्रेसिंग कहते हैं इसको, ड्रेसिंग ऑफ ओर, ड्रेसिंग, है ना, ड्रेसिंग कर देंगे उसकी। इसके बाद चौथा स्टेप जो होता है उसमें क्या करते हैं? ये जो सांद्रित अयस्क होता है इसको धातु में, धातु निकालनी होती है इससे। और धातु निकालने के लिए हम दो चीजें करते हैं। पहले तो धातु निकालते कैसे हैं? धातु निकालते हैं अपचयन के द्वारा। जैसे मान लीजिए आपने कोई
आयरन का ऑक्साइड ले लिया या जिंक का ऑक्साइड ले लिया, जैसे जिंक का ऑक्साइड लिया ZnO, तो इसको जब आप कोक के साथ गर्म करेंगे कार्बन के साथ, तो इसमें से जिंक अलग हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको सीधा अपचयित कर रहे हैं। लेकिन कुछ अयस्क ऐसे होते हैं जिनको आप सीधा अपचयित नहीं कर सकते, उनको अपचयन योग्य बनाना पड़ता है। तो अगला स्टेप क्या है हमारा, अगला स्टेप ये है सांद्रित अयस्क से धातु का निष्कर्षण। सांद्रित अयस्क से धातु निष्कर्षण, सांद्रित अयस्क से धातु का निष्कर्षण। और इस धातु के निष्कर्षण में दो पद सम्मिलित हैं। इस निष्कर्षण में क्या है, दो पद शामिल है। कौन कौन से, एक पद तो यह है कि अयस्क को अपचयन योग्य बनाना, अपचयन योग्य बनाना। कई अयस्क ऐसे होते हैं जिनका आप आसानी से अपचयन नहीं कर सकते, तो उसको अपचयन योग्य बनाया जाता है। और ज्यादातर क्या करते हैं, ज्यादातर अयस्क को ऑक्साइड में रूपांतरित करते हैं। यानी सबसे आसानी से अपचयन हम लोग यूं कहें ऑक्साइडों का होता है, सल्फाइडों का, हैलाइडों का, इनका अपचयन आसानी से नहीं होता है। तो अगर आपको सल्फाइड अयस्क दिया हुआ है या हैलाइड अयस्क दिया हुआ है, तो पहले उसको क्या करते हैं, ऑक्साइड में रूपांतरित करते हैं। कैसे, किस में रूपांतरित करते हैं, ऑक्साइड में। और इसके लिए हम लोग अलग अलग विधियां पढ़ेंगे, निस्तापन है, भर्जन है ना, प्रगलन विधि भी बोलते हैं। तो ऑक्साइड में रूपांतरण, अयस्क का किस में रूपांतरण कर देंगे, हम सामान्यतः ऑक्साइड में रूपांतरण कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड स्टेप जो होता है, जब अयस्क अपचयन लायक हो गया तो उसके बाद अयस्क का धातु में अपचयन कर देते हैं। अयस्क और वो अक्सर अब बदल किस में गया, उसको ऑक्साइड में बदल लिया ना आपने, तो वो ऑक्साइड में बदल गया। तो अयस्क है या तो सीधा अयस्क हो सकता है, या फिर आपने उसको ऑक्साइड में बदल लिया तो वो ऑक्साइड हो सकता है। उसका धातु में रूपांतरण या धातु में अपचयन, धातु में अपचयन, धातु में अपचयन। ठीक है, इसके बाद लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है इस सांद्रित अयस्क को, ये जो जिस सांद्रित अयस्क से आपने धातु निकाली, उस धातु का शुद्धिकरण करना, यानी उस धातु को शुद्ध कैसे करेंगे। तो लास्ट स्टेप क्या होगा, लास्ट स्टेप होगा धातु का शुद्धिकरण। लास्ट स्टेप क्या होगा भैया, धातु का शुद्धिकरण, धातु का शुद्धिकरण। क्या होगा, धातु का शुद्धिकरण। ठीक है, अब धातु का शुद्धिकरण के लिए भी हम लोग अलग अलग विधियां काम में लेते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या देख रहे हैं, अयस्क का चयन। तो अयस्क कौन कौन से प्रकार के हैं, है ना, और कौन से धातु के लिए कौन सा अयस्क हम लोग जनरली चूज करते हैं। ठीक है, तो अयस्क जो है, अयस्क क्या है, ऐसा खनिज है जिसमें धातु, मुख्य तौर पर धातुओं की बात हो रही है, धातु जनरली संयुक्त अवस्था में मिलेगा, और वो संयुक्त अवस्था में या तो ऑक्साइडों के रूप में मिलेगा या सल्फाइडों के रूप में मिलेगा, सल्फेट के रूप में मिल सकता है, नाइट्रेट के रूप में मिल सकता है ना, इस तरह से कार्बोनेट के रूप में मिल सकता है, हाइड्रोक्साइड के रूप में मिल सकता है। अलग अलग रूपों में हमें अयस्क मिलते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि अयस्क कौन कौन से प्रकार के हैं। तो ये देखिए, अयस्क का क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। अयस्क का क्लासिफिकेशन देखिए, यहाँ पर सबसे पहली कैटेगरी जो है ये है ऑक्साइड अयस्क। कौन सा अयस्क है, ऑक्साइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क। ऑक्साइड अयस्क में सबसे ऊपर लिखा हुआ है बॉक्साइट। क्या लिखा है, बॉक्साइट। तो ये बॉक्साइट क्या होता है, देखिए एल्यूमिनियम के 3 अयस्क आप ऐसे याद रख सकते हैं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, देखिए हमसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना ज्यादातर एग्जाम में, वो या तो एल्यूमिनियम से या आयरन से, कॉपर से और जिंक से। 4 धातुएं तो ये हैं, और इसके अलावा
सोने चांदी के प्लेट, सोने चांदी की भी एक विधि है साइनाइड विधि, वहां से भी कई बार प्रश्न आते हैं। या फिर धातु के शुद्धिकरण में आएंगे तो निकल का आ सकता है ना। शुद्धिकरण में तो हम लोग लगभग सभी धातुओं की चर्चा करेंगे, लेकिन धातु निष्कर्षण की बात करें तो मुख्य रूप से एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, यहां से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा सिल्वर और गोल्ड से पूछे जाते हैं। तो एल्यूमिनियम के 3 प्रमुख अयस्कों के मैं नाम यहां पर बता रहा हूं। एक तो है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, BDC। क्या याद रख सकते हैं? BDC। BDC का बी का मतलब है बॉक्साइट। बॉक्साइट, बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O। बॉक्साइट का फॉर्मूला ये यहां पर भी लिखा हुआ है, Al2O3.2H2O। ठीक है। इसके बाद डायस्पर। डायस्पर, इसमें आप एक H2O कम कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? Al2O3.H2O। और तीसरा है कोरंडम। क्या है? कोरंडम। कोरंडम कोरा ही है, यानी इसमें सिर्फ Al2O3 होगा, वाटर नहीं होगा। 0 कर दीजिए वाटर, 2 1 0 है ना, वाटर के मॉलिक्यूल्स 2 1 0, तो ये है कोरंडम। तो आप इस तरह से 3 नाम तो ये याद रख सकते हैं एल्यूमिनियम के 3 अयस्क, बॉक्साइट, डायस्पर और कोरंडम। यहां पर लिखा है। और एल्यूमिनियम का कौन सा अयस्क है? बॉक्साइट अयस्क। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्यूप्राइट की। किसकी? क्यूप्राइट। क्यूप्राइट क्या है? क्यूप्राइट जो है ये कॉपर का ऑक्साइड अयस्क है ना। ज्यादातर ऑक्साइड अयस्कों में आइट लगा हुआ दिखेगा आपको। क्यूप्राइट कॉपर का है। हेमेटाइट लोहे के 2 अयस्क हैं, Fe2O3 और Fe3O4। Fe2O3 और Fe3O4। ठीक है। लोहे के अयस्क ऑक्साइड कौन कौन से हैं? Fe2O3 और Fe3O4। SnO2 जो है इसको कैसिटेराइट बोलते हैं। क्या कहते हैं? कैसिटेराइट। MnO2 पाइरोलुसाइट, U3O8 पिच ब्लेंड और ZnO जिंकाइट। देखिए हमारे क्या है, ज्यादा काम के कौन से हैं? एक तो जैसे एल्यूमिनियम के हो गए, इसके अलावा आयरन। आयरन के दोनों ऑक्साइड अयस्क महत्वपूर्ण हैं, और वो दोनों कौन से हैं? Fe2O3 जिसको आप क्या कह रहे हैं? हेमेटाइट। क्या कह रहे हैं? हेमेटाइट कह रहे हैं। और Fe3O4 ये भी महत्वपूर्ण है, और ये क्या है? ये है मैग्नेटाइट। क्या है? मैग्नेटाइट। और अगर जब हम अयस्क के चयन की बात करें, जब हम अयस्क के चयन की बात करेंगे तो वहां देखिएगा एल्यूमिनियम के लिए ज्यादातर बॉक्साइट अयस्क काम में लिया जाता है, और आयरन के लिए ज्यादातर कौन सा काम में लिया जाता है? हेमेटाइट अयस्क काम में लिया जाता है। ओके। नेक्स्ट देखिए, यहां पर सबसे नीचे लिखा हुआ है जिंकाइट। क्या लिखा है? ये क्या लिखा है भैया? ये जिंकाइट है। जिंकाइट। तो जिंकाइट क्या है? जिंक की बात करें, जिंक की, तो जिंक का अयस्क कौन सा लिखा है? यहां पर मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूं ताकि मुझे और स्पेस मिल जाएगा यहां लिखने के लिए। जिंक। जिंक का कौन सा अयस्क लिखा है? ZnO। ZnO को क्या कह रहे हैं? जिंकाइट। क्या कह रहे हैं भैया? जिंकाइट। तो मैं जो यहां नाम लिख रहा हूं वो तो महत्वपूर्ण है ही, साइड में जो लिख रहा हूं। ठीक है। इसके अलावा आपको याद हो जाए तो कैसिटेराइट, पाइरोलुसाइट और पिच ब्लेंड भी याद कर लीजिएगा। वैसे ज्यादा प्रश्न जो हैं वो मैंने साइड में लिखे हैं, उन्हीं से पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए हैलाइड अयस्क। हैलाइड अयस्कों में सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम लोग रॉक सॉल्ट कहते हैं, और इसका जो जलीय विलयन होता है, इस 10% जलीय विलयन को ब्राइन विलयन कहते हैं। NaCl का जो जलीय विलयन है, NaCl का जलीय विलयन, इसको क्या कहते हैं? ब्राइन विलयन। ब्राइन विलयन। ब्राइन विलयन। तो कई बार इस तरह के नाम भी प्रश्न में मिल जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। NaCl का जलीय विलयन क्या कहलाता है? ब्राइन विलयन। इसके बाद देखिए क्या लिखा है? KCl.MgCl2.6H2O। KCl.MgCl2.6H2O ये है कार्नेलाइट। इसी से मिलता जुलता नाम है क्रायोलाइट। इसी से मिलता जुलता नाम क्या है? क्रायोलाइट। तो नाम में कंफ्यूज मत होना, क्रायोलाइट और कार्नेलाइट दोनों अलग अलग हैं। कार्नेलाइट क्या है? KCl.MgCl2.6H2O। तो ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। हालांकि हमारे जो धातु निष्कर्षण है उसमें KCl, इस कार्नेलाइट से हम लोग धातु निष्कर्षण पढ़ने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी नाम जो है ये थोड़ा महत्वपूर्ण है।
KCl.MgCl2.6H2O, और इसी से मिलता जुलता नाम क्या है? क्रायोलाइट। क्या है? क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Na3Al F6, Na3Al F6, जिसको आप इस स्टाइल में भी लिख सकते हैं 3NAF.AlF3। फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हैं Na3AlF6, Na3AlF6। ये है क्रायोलाइट। ठीक है, इसके बाद देखिए AgCl। AgCl को हॉर्न सिल्वर कहते हैं। AgCl को क्या कहते हैं? हॉर्न सिल्वर। तो ये तीनों महत्वपूर्ण है। ठीक है, रॉक सॉल्ट तो फिर भी इतना नहीं, रॉक सॉल्ट तो आप वैसे भी ध्यान रख लेंगे। KCl को क्या कहते हैं? सिल्वाइन कहते हैं। KCl को क्या कहते हैं? सिल्वाइन। ऊपर मैंने क्या बताया? ZNO, Fe3O4, Fe2O3 और CO2O, ये सभी क्या है? महत्वपूर्ण है। इसके बाद बात करते हैं सल्फाइड डायस्को की। तो सल्फाइड डायस्को में देखिए, एक तो है कॉपर का सल्फाइड डायस्क, जिसको कॉपर ग्लांस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉपर ग्लांस कहते हैं। ठीक है, चाल्कोपाइराइट भी बोलते हैं इसको, कॉपर ग्लांस को, और क्या कहते हैं? दूसरा नाम चाल्कोपाइराइट। तो कॉपर ग्लांस कॉपर का महत्वपूर्ण अवयव है, महत्वपूर्ण अयस्क है। कॉपर के जो है, एक तो Cu2O, Cu2O ऊपर आया है Cu2O। क्या कहा है Cu2O को? क्यूप्राइट। क्या है? क्यूप्राइट। क्यूप्राइट, रूबी कॉपर भी बोलते हैं, क्यूप्राइट, क्यूप्राइट। ठीक है, और एक कौन सा आ गया? Cu2O। Cu2O को क्या करें? कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस। ठीक है, कॉपर ग्लांस। इसके बाद देखिए, कॉपर का एक अयस्क और है कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट ये भी महत्वपूर्ण है। अच्छा, मैंने यहाँ Cu2O लिख दिया फिर से, ये Cu2S है। क्या है? Cu2S, Cu2S। एक होता है CuFeS2, इसको कहते हैं कॉपर पाइराइट। क्या कहते हैं? कॉपर पाइराइट। ये भी कॉपर का महत्वपूर्ण अयस्क है। ठीक है, तो कॉपर पाइराइट और कॉपर ग्लांस दोनों क्या है? सिल्वर के महत्वपूर्ण अयस्क हैं। और कॉपर का ऑक्साइड क्यूप्राइट तो है ही। इसके बाद सिनेबार, ये भी नाम तो आपको ध्यान होना चाहिए, कई बार पूछ लिया जाता है। गैलेना का नाम भी ध्यान होना चाहिए, PbS होता है। जिंक ब्लेंड, ZNS, ये भी आपको ध्यान रखना है। जिंक का एक अयस्क और इधर लिख देते हैं, वो क्या है? जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड। ठीक है, इसके बाद देखिए, जिंक ब्लेंड के बाद लिखा है अर्जेंटाइट, सिल्वर का अयस्क। अर्जेंटाइट, सिल्वर के दो अयस्क आ गए हैं। एक तो सिल्वर का कौन सा अयस्क आ गया? एक तो सिल्वर का आ गया AgCl, है ना, AgCl। हॉर्न सिल्वर, तीन आ गए हैं। हॉर्न सिल्वर, AgCl का क्या है? हॉर्न सिल्वर। इसके बाद Ag2S, Ag2S अर्जेंटाइट। Ag2S का क्या आ गया? अर्जेंटाइट, है ना, अर्जेंटाइट। तो ये भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण बनता है। इसके बाद देखिए इप्सम जिप्सम। इप्सम है मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, MgSO4.7H2। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, हालांकि धातुकर्म में ज्यादा काम आता नहीं है। जिप्सम, ये भी धातुकर्म में काम नहीं आता है। जिप्सम है, POP है, मृत तापित प्लास्टर है। CaSO4.2H2O हो तो जिप्सम, CaSO4.12H2O हो तो इसको बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो हम लोग भवन निर्माण में भी काम में लेते हैं। और एक होता है CaSO4 सिर्फ, उसमें वाटर नहीं होगा तो वो उसको क्या कहते हैं? मृत तापित प्लास्टर, डेड बर्न्ड प्लास्टर। इसके बाद एंग्लेसाइट है, PbSO4, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी ध्यान रख सकते हैं आप। बेराइट है, BaSO4, है ना। ये कुछ नाम है जो आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद सिलिकेट अयस्क। सिलिकेट अयस्क में ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, फिर भी आप फेल्सपार का नाम तो जरूर ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि फेल्सपार और फ्लोरोस्पार दो मिलते जुलते नाम है। फेल्सपार क्या है? K2O.Al2O3.6SiO2, K2O.Al2O3.6SiO2। इसके साथ ही मिलता जुलता नाम क्या है? फ्लोरस्पार। इसका मिलता जुलता नाम क्या है? फ्लोरस्पार। फ्लोरस्पार जो होता है वो होता है CaF2। किसको बोलते हैं?
CaF2 को। तो मिलते जुलते नामों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे एक तो फ्लोरस्पार और एक फेल्सपार। फेल्सपार क्या है? फेल्सपार है K2O डॉट Al2O3 डॉट 6SiO2 Al2O3 डॉट 6SiO2। तो ये कुछ मिलते जुलते नाम है। जैसे यहां पे आ गया एक तो फेल्सपार फ्लोरस्पार है ना, एक यहां पे आया कार्नेलाइट क्रायोलाइट। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक कार्बोरंडम कोरंडम होता है। कोरंडम क्या है? Al2O3 है ना। एक कार्बोरंडम होता है, SiC को बोलते हैं कार्बोरंडम। SiC को क्या बोलते हैं? कार्बोरंडम। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। कोरंडम कार्बोरंडम, कार्नेलाइट क्रायोलाइट, फेल्सपार फ्लोरस्पार है ना, ये है। माइका का भी आप ध्यान रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा पूछा नहीं जाता है। इसके बाद बात करते हैं, ये सिलिकेट अयस्क है, नाइट्रेट अयस्क। नाइट्रेट में दोनों ध्यान रखने हैं, चिली सॉल्ट पीटर और इंडियन सॉल्ट पीटर। इसमें बंगाल सॉल्ट पीटर लिखा हुआ है, इसी को क्या कहते हैं? इंडियन सॉल्ट पीटर भी बोलते हैं। इसी को क्या कहते हैं भैया? इंडियन सॉल्ट पीटर। इंडियन सॉल्ट पीटर, ठीक है। बंगाल सॉल्ट पीटर भी इसी को बोलते हैं और इंडियन सॉल्ट पीटर भी इसी को कहते हैं, ठीक है। इसके बाद कार्बोनेट अयस्क है। कार्बोनेट अयस्क भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैग्नीशियम का है मैग्नेसाइट, बिल्कुल ध्यान रखना है। डोलोमाइट MgCO3 CaCO3 है ना। कैलामाइन जिंक का, कैलामाइन जिंक का अयस्क है, तो ये कैलामाइन भी महत्वपूर्ण है। ZnCO3 ये भी कई बार पूछा जाता है। कैलामाइन, कैलामाइन किसका अयस्क है? कैलामाइन किसका अयस्क है ना। तो कैलामाइन किसका अयस्क है? जिंक का अयस्क है और कार्बोनेट अयस्क है, ठीक है। कैलामाइन पूछा जाता है। मेलाकाइट और एजुराइट, इन दोनों में देखिए, ये रहा मेलाकाइट और ये रहा एजुराइट। मेलाकाइट में CuCO3 डॉट CuOH ऑल ट्वाइस और एजुराइट में 2CuCO3 डॉट CuOH ऑल ट्वाइस, ठीक है। तो मेलाकाइट एजुराइट भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद CuCO3 इसको बोलते हैं, ये CuCO3 गलत छपा हुआ है, यहां पे है CaCO3 है ना, लाइमस्टोन। CaCO3 CaCO3 क्या बोलेंगे इसको? लाइमस्टोन, चूने का पत्थर, जिसको आप लोग संगमरमर या खड़िया भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद सेरुसाइट PbCO3, सिडेराइट FeCO3। ये सिडेराइट भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, सिडेराइट FeCO3 सिडेराइट। ये सिडेराइट के लिए इसलिए कह रहा हूं, देखो मेलाकाइट, सिडेराइट ये ऐसे अयस्क हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी एल्युमिनियम, आयरन, जिंक और कॉपर, इन चार धातुओं के अयस्क तो पूछे जाते हैं। और इनमें से भी स्पेशली वो वाले पूछे जाएंगे जो आपको ध्यान में नहीं हो, क्योंकि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट है ना, ये तो सब लोग जानते हैं कि ये क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम चर्चा कर रहे थे शुरू में भी कि कौन से धातु के लिए कौन सा अयस्क ज्यादा लिया जाता है। तो बॉक्साइट एल्युमिनियम के लिए लिया जाता है बॉक्साइट अयस्क है ना। आयरन के लिए ज्यादातर हेमेटाइट काम में लिया जाता है। जिंक के लिए ज्यादातर जिंकाइट काम में लिया जाता है। और कॉपर की बात करें तो कॉपर के लिए कॉपर पाइराइट काम में लिया जाता है ज्यादातर, CuFeS2। ये कुछ अयस्क हैं जिन्हें आपको याद करना है। जब ये आपको याद हो जाएंगे तो उसके बाद आप लोगों के लिए थोड़ा सुविधाजनक हो जाएगा। अगली क्लास में हम लोग जब ये डिस्कस करेंगे कि कैसे कौन से धातु के लिए कौन सी अयस्क काम मिलेंगे और उससे किस प्रकार धातु का निष्कर्षण किया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।